नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पेपर टू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जो टॉपिक रहेगा क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो आपका लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में है, उसके अंदर ये टॉपिक है, सिलेबस में है। तो उससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQ करेंगे जिसका आने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहेगा। नहीं तो कम से कम कंसेप्ट तो आपका क्लियर हो ही जाएगा दोस्तों, कि अगर उसके अनुसार भी कोई और क्वेश्चन आता है तो आप कंसेप्ट अगर यूज़ कीजिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। यद्यपि ये सारा क्वेश्चन इंग्लिश में ही होगा, जो भी हम अभी डिस्कस करेंगे इंग्लिश में होगा, लेकिन अच्छे से हम हिंदी में भी समझाएंगे दोस्तों, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को भी दिक्कत नहीं होगा। आप बस पेशेंस रख के धैर्य के साथ यदि सुन लेते हैं तो आपको दोस्तों को बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और वहाँ इंग्लिश पेपर तो बाईलैंग्वेज ही रहेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी को दिक्कत नहीं होगा, चाहे हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, किसी को दिक्कत नहीं होगा। ओके दोस्तों, और एक दिन हिंदी एक दिन इंग्लिश दोनों वन टॉपिक लाते हैं। कल तो हम जैसे वेस्ट पर, कल जो अपशिष्ट पदार्थ है उसमें हिंदी में आपको टॉपिक दिए थे। बहुत सारे बच्चे को नोट्स भी अवेलेबल कराए, जिसने भी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज किया है सभी को हम नोट्स अवेलेबल कराए हैं दोस्तों। तो जिसका हमको नोट्स रहेगा, हम सबको आपको नोट्स अवेलेबल कराएंगे। धीरे धीरे सारा काम धीरे धीरे होगा। फिलहाल ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो अपने इस चैनल पे आपको BPSC से रिलेटेड, ये जो असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों के अकॉर्डिंग हम अच्छे से प्रैक्टिस करवाते हैं क्वेश्चन, जहाँ तक हमसे हो पा रहा है। डेली दोस्तों इसी टाइम में 4 से 5 बजे के आसपास आपको दोपहर के बाद आपको डेली एक वीडियो अपलोड हो जाया करेगा, जो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही रेलिवेंट रहेगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। आपका प्रिपरेशन साथ ही साथ होते रहेगा। छोटा छोटा ही रहता है मेरा वीडियो, लेकिन दोस्तों अंत में देखिएगा, इतना भी आप यदि पढ़ लेते हैं तो आपके पास एक बड़ा कंटेंट हो जाएगा। लगभग सारा सिलेबस हम पेपर 2 का आपको ख़त्म कर देंगे। आप पेपर 2 के सिलेबस की बात करेंगे दोस्तों, पेपर 2 में देखते होंगे जब यूनिट 3 है उसमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, उसमें हम प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में आपको बता दिए हैं, सेडिमेंटेशन के बारे में बता दिए हैं, एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर के बारे में हम बताए हुए हैं, ट्रिकलिंग फिल्टर के बारे में बताए हुए हैं, एनारोबिक प्रोसेस के बारे में बताए हुए हैं। सभी का है, ये तो हम मतलब पहले दूसरे तीसरे दिन ही बता दिए थे। यदि कोई दोस्तों नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ से, नहीं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो धीरे धीरे हम सारे टॉपिक को आपको ख़त्म कर देंगे। कल हम लोगों ने लैंडफिल पे बात किया था, इंसिनरेशन पे बात किया था, गैसिफिकेशन, पायरोलिसिस पे बात किया था, हिंदी में भी अच्छे से समझाए थे। ठीक है दोस्तों, तो जो बच्चे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, थोड़ा सपोर्ट आप भी कीजिए। हम अपना मेहनत कर ही रहे हैं, और दोनों आदमी जब करेंगे साथ साथ मेहनत, तो दोस्तों आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम अभी शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अच्छे से हिंदी में भी समझाएंगे, आप ध्यान से सुनते रहे। पेपर बाइलिंगुअल में रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाय, जीरो हार्डनेस शब्द सुने होंगे दोस्तों। एक तो होता है हार्ड वाटर, एक होता है सॉफ्ट वाटर। केमिस्ट्री का इसलिए तो सिलेबस में है, केमिस्ट्री का स्टूडेंट इसको एग्जाम को देख सकता है, क्योंकि केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट तो पढ़ता ही है, उसके सिलेबस में है ही हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। हार्ड वाटर क्या होता है? ऐसा वाटर जिसमें आसानी से झाग नहीं बन पाता है। ऐसा पानी जिसमें आसानी से झाग नहीं बन पाता है, जिसको खारा पानी भी कह सकते हैं। नमकीन पानी जो रहता है, जिसके अंदर कई सारा मिनरल्स आ जाए, आयंस आ जाए, कैटायंस एनायंस आ जाए, कैल्शियम मैग्नीशियम का अगर कोई सल्फेट साल्ट आ जाता है, आसानी से झाग नहीं बन पाता है, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं? हार्ड वाटर कहते हैं। तो वो पानी थोड़ा अच्छा नहीं होता है, ना ही नहाने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ना पीने के लिए तो बिल्कुल सही नहीं होता है, और कपड़ा वगैरह भी धोते हैं तो उसे अच्छी तरह से साफ़ नहीं हो पाता है। दिल्ली वगैरह में ये सब जो मतलब वहाँ से वाटर सप्लाई होता है, उसमें थोड़ा कभी कभी हार्ड वाटर भी आ जाता है। सॉफ्ट वाटर जो अपने आसपास मिलता है उसको सॉफ्ट वाटर कहते हैं। आप स्नान भी करते होंगे, देखिए साबुन लगाते हैं, बहुत सारा झाग बनता है। अगर झाग बन रहा है तो समझिए आपका वाटर सॉफ्ट वाटर है, झाग नहीं बन रहा है तो वो हार्ड वाटर होता है, तो उसके अंदर कई सारे मिनरल्स होता है। तो जीरो हार्डनेस मतलब अगर कोई वाटर हार्ड है, बाहर में पानी हार्ड रहता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में जहाँ पानी की स्कार्सिटी है, वहाँ वाटर को क्या किया जाता है दोस्तों? पहले उसको ट्रीट किया जाता है, तो थोड़ा बहुत हार्डनेस उसके अंदर रह ही जाता है, थोड़ा बहुत मिनरल्स उसके अंदर रह ही जाता है, साल्ट वगैरह पूरी तरह से कम्प्लीटली नहीं निकाल पाता है, तो जिसके कारण उसमें हार्डनेस रहता है। तो उस हार्डनेस को हम पूरी तरह से कैसे निकालें? अगर पूरी तरह से निकालना है तो हम क्या करेंगे? आयन एक्सचेंज मेथड एक मेथड है दोस्तों, आयन एक्सचेंज मेथड, ऑप्शन 3 करेक्ट है। आयन एक्सचेंज मेथड के थ्रू हम हार्डनेस ऑफ वाटर को, जीरो हार्डनेस मतलब बिल्कुल हार्डनेस के लेवल को हम जीरो कर देंगे। देखते हैं, समझते हैं थोड़ा बहुत कंसेप्ट।
आयन एक्सचेंज मेथड, ध्यान रखें कि हार्डनेस, जीरो हार्डनेस के लिए आपको आयन एक्सचेंज मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, टेक्निक है। वाटर सॉफ्टनिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हार्डनेस रिमूवल फ्रॉम द वाटर, इट इज़ कॉज्ड बाय मल्टीवेलेंट कैटाइन एंड अफेक्ट वाटर क्वालिटी। देखिए जो वाटर सॉफ्टनिंग है मतलब पानी को सॉफ्ट करने का तरीका, हिंदी में इसी चीज़ को समझाएं तो वहाँ पे हिंदी में क्या लिखा होगा दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है पानी को मुलायम करना तो भाई हिंदी तो थोड़ा टर्मिनोलॉजी वगैरह जो कुछ है इंग्लिश में ही ठीक लगता है, तो हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट भी अच्छे से समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो वाटर सॉफ्टनिंग का मतलब होता है जो हार्ड वाटर है कहीं जिसमें झाग नहीं बनता है उसको हमको मतलब पीने योग्य बना कहिए या कपड़ा धोने योग्य बनाना है तो कैसे करेंगे, तो वाटर सॉफ्टनिंग के प्रोसेस से करेंगे। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वाटर के हार्डनेस को हटाते हैं, रिमूव करते हैं। वाटर हार्डनेस होता है किसके कारण, तो मल्टीवेलेंट कैटाइन एनायन के बारे में पढ़े होंगे निश्चित है। मल्टीवेलेंट कैटाइन जो कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम का साल्ट उसके साथ फॉर्म हो जाता है उस पानी में, जिसके कारण वो वाटर हार्ड हो जाता है। सेकंड है लाइम सोडा मेथड। लाइम सोडा मेथड ये सब कुछ टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वाटर को सॉफ्ट कर सकते हैं, वही हम आपको बता रहे हैं। इट इज़ वाटर सॉफ्टनिंग मेथड, ये भी पानी को सॉफ्ट करने का तरीका है। इन विच लाइम एंड सोडा एस आर एडेड टू द वाटर, जिसमें क्या होता है लाइम या सोडा एस को उसको मिलाया जाता है ताकि पानी को सॉफ्ट किया जा सके। विच कॉजेज द प्रेसिपिटेशन ऑफ मल्टीवेलेंट कैटाइन एज कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे ही आप लाइम और सोडा एस को वाटर के साथ मिलाते हैं, हार्ड वाटर के साथ, तो जो भी उसके अंदर मल्टीवेलेंट कैटाइन है, मल्टीवेलेंट कैटाइन चाहे कैल्शियम का हो या मैग्नीशियम का कोई भी साल्ट होगा, वो क्या करेगा प्रेसिपिटेट बना लेगा और कैल्शियम कार्बोनेट की तरह ये जो भी प्रेसिपिटेट होता है दोस्तों आप जानते होंगे प्रेसिपिटेट क्या होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, नीचे जाके बैठ जाता है। अगर कोई कंटेनर होगा तो नीचे जाके प्रेसिपिटेट बैठ जाएगा, तो प्रेसिपिटेट नीचे बैठ गया, आपका मिनरल्स नीचे बैठ गया कंपाउंड बना के, तो ऊपर का पानी आपका सॉफ्ट हो गया। तो लाइम सोडा मेथड भी वाटर को सॉफ्ट करने का एक तरीका है। देखिए प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अगर ओनली व्हेन द पीएच ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन 9, कर आप कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेशन पीएच मतलब 9 के एबव ही हो पाएगा। सो इन केस ऑफ लेस पीएच अल्कलिनिटी इज एडेड टू द वाटर, अगर पीएच कम है मतलब 7 से 8 है, 7.4 है, कुछ और है, अगर पीएच कम है दोस्तों 9 से कम है पीएच, तो उसको बढ़ाने के लिए कुछ हमको एल्कलिनिटी मतलब बेसिक कंपाउंड वगैरह कुछ मिलाना पड़ता होगा, मिलाते हैं। इन दिस प्रोसेस स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम Ca+2 एंड मैग्नीशियम+2, मतलब कैल्शियम का आयन या मैग्नीशियम आयन, थोड़ा मात्रा में कैल्शियम मैग्नीशियम आयन को ये क्या करता है प्रेसिपिटेट हो जाता है वेरी लेट, ये सब बड़ी लेट से प्रेसिपिटेट होता है। बताए थे कैल्शियम मैग्नीशियम का साल्ट ही वाटर को हार्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विच विल क्रिएट incrustation in the pipe, so to avoid this recarbonation is done to dissolve back this small amount of cation। करा इसके कारण क्या होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम के साल्ट के कारण क्या होता है, थोड़ा बहुत इनक्रस्टेशन होने लगता है जो कि पाइप के अंदर दोबारा कार्बन को पंप करने लगता है, तो हल्का फल्का उसमें और कैटाइन मिलाया जाता है। देखिए ड्यू टू दिस मेथड डज नॉट गिव जीरो हार्डनेस, इस मेथड से आपको मतलब ये जो है लाइम सोडा एस मेथड से आपको पूरी तरह से जीरो हार्डनेस नहीं मिल सकता है। जीरो हार्डनेस के लिए आपको आयन एक्सचेंज मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा। सब हाइड्रोजन का भी पढ़े होंगे दोस्तों, क्लास 12th का भी टॉपिक है और ग्रेजुएशन में तो अच्छे से पढ़ाया जाता है, तीनों साल अगर पढ़े होंगे हाइड्रोजन इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो हाइड्रोजन में ही ये सब है, वाटर हार्डनेस के बारे में उसी में पढ़ाया जाता है। वहीं एक तरीका है आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज प्रोसेस, आयन एक्सचेंज रेजिन जियोलाइट एक्सचेंजेस वन आयन फ्रॉम द अदर from the water being treated for another, that is the resin. Sodium is one of the component of softening salt with chlorine being the zeolite resin exchange sodium for calcium। कर आयन एक्सचेंज मेथड मतलब आयन का एक्सचेंज कर देता है, वाटर के साथ अगर कोई आयन है उसके साथ आयन को एक्सचेंज कर देता है और इस तरीके से वाटर को हार्डनेस से थोड़ा मतलब वाटर को सॉफ्ट किया जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बस ये ध्यान रखना है, थोड़ा उतना कंसेप्ट में नहीं जाएंगे दोस्तों। ऑब्जेक्टिव का तो यही सबसे बढ़िया तरीका है कि हमको एग्जाम निकालना है, हमको मतलब पीएचडी नहीं करना है, यहाँ रिसर्च नहीं करना है, तो आपको जीरो हार्डनेस में जैसे ही क्वेश्चन आए जीरो हार्डनेस, तो आपको आयन एक्सचेंज मेथड ये ध्यान रहना चाहिए कि जीरो हार्डनेस वाटर को मतलब जीरो हार्ड करना है, बिल्कुल सॉफ्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, कौन सा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, तो आयन एक्सचेंज मेथड, बस इतना ध्यान रख लें, मोर देन सफिशिएंट। थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी हम आपको बता देते हैं कि आपको एग्जाम किसमें याद रहे, आप चौतरफा सोच सके, ऑलराउंड आप थोड़ा आप खुद अपना एक सोच डेवलप कर सके, इसलिए हम हल्का फुल्का बता देते हैं, लेकिन उसको ज़रा डीपली मत लीजिएगा। विच आउट वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन डिसइंफेक्टिंग वाटर, करा 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वो आप में से वो किसके मदद से आप वाटर को डिसइंफेक्ट नहीं कर सकते हैं। डिसइंफेक्ट का मतलब होता है, इन्फेक्ट का मतलब क्या, प्रदूषित हो जाना,
इन्फेक्शन समझते होंगे, संक्रमण, इन्फेक्शन का मतलब संक्रमण हो गया। डिसइंफेक्ट मतलब क्या, अगर कोई चीज़ संक्रमित है या हम कोई चीज़ खराब यहाँ कर सकते हैं, खराब है, बर्बाद है, उसको हम साफ़ करना है, उसको हमको ठीक करना है। मान लीजिए वाटर इन्फेक्ट है, वाटर इन्फेक्ट का मतलब क्या, वाटर के अंदर हो सकता है कोई बैक्टीरिया हो, कोई माइक्रोब्स हो, मतलब कहने का मतलब ऑलराउंड वाटर गंदा है। तो वाटर गंदा है तो किस मेथड से आप उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं, इसमें कुछ प्रोसेस दिया हुआ है। फिल्ट्रेशन है, क्लोरीन टेबलेट मिला के, एलम मरकरी मिला के, या बॉइलिंग मतलब उसको गर्म करके। तो देखिए फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन में दोस्तों हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन में आपको सिर्फ क्या होगा कि वाटर में कोई पार्टिकल वगैरह है, कोई बड़ा कण है, कोई पार्टिकल है, कोई बड़ा पत्थर का टुकड़ा हो सकता है या कार्टून वगैरह कुछ, अगर उसके अंदर सीवेज के लिए, सीवेज में यदि बड़ा बड़ा कोई पार्टिकल है तो उसको आप छान सकते हैं। फिल्ट्रेशन से आप सिर्फ उसके बड़ा बड़ा पार्टिकल को छान सकते हैं, वाटर इससे आपका साफ़ नहीं हो जाएगा। उस फिल्ट्रेशन के दौरान जो वाटर पास भी करता है छलनी से, मान लीजिए दोस्तों जाली से, वो पानी तो गंदा ही रहता है कि उसके मेन तो माइक्रोब्स है, ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर को आप कैसे साफ़ कीजिएगा। तो उसके लिए बेस्ट टेक्निक है बॉइलिंग है, उसके लिए बेस्ट टेक्निक है बॉइलिंग से भी आप कर सकते हैं अगर कम गंदा है तो। लेकिन यहाँ हमसे पूछ रहा है डज नॉट हेल्प, मतलब कौन आपका मदद नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन वाटर को डिसइंफेक्ट करने में मदद नहीं करता है। इसके अलावा क्लोरीन टेबलेट के बारे में तो सुने होंगे, क्लोरीन का छिड़काव किया जाता है, क्लोरीन का छिड़काव किया जाता है जब पानी जहाँ आसपास नाला वगैरह गंदा होता है, तो नगर निगम सब तो करवाती है, जहाँ नाला खुला हुआ है उसको क्या करते हैं, क्लोरीन का छिड़काव कर देती है वो। फिटकरी, फिटकरी से भी पानी को साफ़ किया जाता है। तो ये सब डिसइंफेक्ट में मदद करता है, लेकिन फिल्ट्रेशन से वाटर को आप डिसइंफेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। तो ऑप्शन 1 इनकरेक्ट है। थोड़ा इसका भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस यूज टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड और गैसेज बाय यूजिंग अ फिल्टर मीडियम दैट अलाउ फ्लूइड टू पास थ्रू बट नॉट सॉलिड। वही फिल्ट्रेशन एक तरीका है जिससे क्या करते हैं, आपके लिक्विड के अंदर मान लीजिए दोस्तों कोई सॉलिड है, लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड है, उस सॉलिड को आप उससे बाहर कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन कैन बी मैकेनिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल। फिल्ट्रेशन मैकेनिकल भी हो सकता है, आप हाथ से भी कर सकते हैं, बायोलॉजिकल भी हो सकता है, कुछ माइक्रोब्स भी होता है जो फिल्टर करने में मदद करता है, और फिजिकल तो है ही। थर्ड वन है इट डज नॉट हेल्प इन डिसइंफेक्टिंग वाटर, वही है कि वह वाटर को साफ करके आपको नहीं दे सकता है, वाटर गंदा ही रहेगा, बस उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स है, बड़ा पार्टिकल्स है, उसको आपको वो छान के दे देगा। इफ़ यू वांट टू डिसइंफेक्ट द वाटर, अगर पानी को आप चाहते हैं डिसइंफेक्ट करना मतलब साफ़ करना, यू कैन बॉयल, या तो आप उसको गर्म कर लें, और यू कैन यूज़ एलम और क्लोरीन टेबलेट, नहीं तो आप एलम का प्रयोग कर सकते हैं और क्लोरीन टेबलेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें एलम फिटकरी होता है। बॉइलिंग में, बॉइलिंग इज यूज टू किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ। बॉइलिंग करने से तो मतलब बॉइल्ड वाटर तो बहुत बढ़िया वाटर होता है, उसके अंदर किसी प्रकार का जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है, वाटर बॉर्न डिजीज जो फैलाता है, वो सारा का सारा मर जाएगा दोस्तों, अगर पानी बॉयल करके पीते हैं, वो बढ़िया पानी होता है। नेक्स्ट है क्लोरीनेशन, मतलब क्लोरीन ऐड करना, क्लोरीनेशन मतलब क्लोरीन को ऐड करना। क्लोरीन किल्स ए लार्ज वैरायटी ऑफ माइक्रोबियल वाटर बॉर्न पैथोजन। क्लोरीन भी क्या करता है, बहुत सारे जो वाटर बॉर्न पैथोजन है, पानी से जो संक्रमित होता है, ऐसा बहुत सारा रोग है, ये बीमारी है जो पानी के थ्रू फैलता है, उसके अंदर जो माइक्रोब्स है उसको मारने का काम करता है क्लोरीन। इसलिए आप समझ देखते होंगे दोस्तों, नगर निगम वाला क्लोरीन का छिड़काव करते रहता है गर्मी में, जब पीक पर रहता है या बरसात के समय में, तो उसमें वो क्लोरीन का छिड़काव करती है। बहुत जगह नहीं करती है, लेकिन अपने लोग घरों में भी, लोग बड़े बड़े ऑफिस में देखते होइएगा कि जहाँ मतलब नाला खुला हुआ है वहाँ क्लोरीन का वो छिड़काव करता ही है। क्लोरीनेशन हम लोग देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए गिवन डिस्चार्ज द एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक कैन बी इंक्रीज्ड बाय। सेडिमेंटेशन आपके एकदम सिलेबस में है, आप यूनिट 3 में देखिए दोस्तों, यूनिट 3 का 1 2 3 4 4th लाइन में देखें तो सेडिमेंटेशन आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेडिमेंटेशन के बारे में हम प्राइमरी ट्रीटमेंट जब पढ़ रहे थे वहाँ भी बताए थे, और यहाँ सेडिमेंटेशन तो आपके टॉपिक में भी है, मतलब सिलेबस में भी है, तो इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन मतलब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आने का। कर फॉर ए गिवन डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब जब पानी आप छोड़ रहे हैं, पानी छोड़ रहे हैं आप कहाँ, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, तो सेडिमेंटेशन टैंक का एफिशिएंसी बढ़ाना है। द एफिशिएंसी ऑफ सीवेज सेडिमेंटेशन टैंक कैन बी इंक्रीज्ड बाय, जब आप कोई मतलब वेस्ट वाटर को टैंक में छोड़ रहे हैं सेडिमेंटेशन टैंक में, तो सेडिमेंटेशन टैंक का हमको एफिशिएंसी को बढ़ाना है, मतलब वो जो काम कर रहा है उसके एफिशिएंसी को हमको और बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, क्या पहला है इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ द टैंक, इंक्रीजिंग द सर्फेस एरिया ऑफ द टैंक, डिक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ द टैंक,
या डिक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। ऑब्वियसली कम तो नहीं कर सकते, एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो उसके सरफेस एरिया को हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। ध्यान रखेंगे आप। थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक इंडिकेट द ओवरऑल परसेंटेज रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड मैटर एट ए गिवन ओवरफ्लो रेट ऑफ सरफेस लोडिंग रेट। द एफिशिएंसी ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक इंडिकेट, जो सेडिमेंटेशन टैंक का जो एफिशिएंसी, उसका कार्य कुशलता आपको क्या इंडिकेट करता है, तो द ओवरऑल परसेंटेज रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड मैटर, जो भी सस्पेंडेड मैटर है सेडिमेंटेशन में आपको बताए थे दोस्तों कि मान लीजिए जो माइन्यूट पार्टिकल है जो आराम से फिल्टर पेपर से या फिल्ट्रेशन मतलब छन्नी से भी जो पास कर जाता है, ऐसा मतलब पार्टिकल वगैरह है पानी के अंदर जो डिजॉल्व है, आप सेडिमेंटेशन से उसको भी मतलब बैठा सकते हैं, नीचे बैठा सकते हैं। उस सेडिमेंटेशन में बताए थे कि क्या होता है कि यहाँ देखते हैं, मान लीजिए ये एक बड़ा टैंक है, इसके अंदर आप गंदा पानी डालें, इसका मतलब क्या, उसमें कोई बड़ा सॉलिड पार्टिकल वगैरह नहीं है, हाँ है वो कीचड़ जैसा, कीचड़ का पानी आप देखते हैं, पानी गंदा हो गया है, पानी का मतलब रंग बदल गया है, उसके अंदर कुछ डिजॉल्व है जिसको आप छन्नी से भी छान नहीं सकते हैं, तो उसको पानी को छोड़ दीजिए और 3-4 घंटा के लिए इसमें छोड़ दीजिए दोस्तों। देखिएगा कि कुछ देर के बाद नीचे एक गाद बैठ जाता है, 2-3 घंटा के बाद नीचे गाद बैठ जाता है, यही सेडिमेंटेशन के बाद, जिसको अपसादन कहते हैं, और ऊपर का पानी आपका साफ पानी हो जाएगा, नीचे जो भी कचरा है इसमें डिजॉल्व था वो नीचे बैठ जाता है। इसी टेक्निक को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, द एफिशिएंसी डिपेंड ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का यदि एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो इन सारे पैरामीटर को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला है द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, एफिशिएंसी इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो रिजाइड्स, एफिशिएंसी इंक्रीजेज इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो रिड्यूसेज। एफिशिएंसी तब बढ़ा सकते हैं जब फ्लो वेलोसिटी, ऑब्वियसली जब फ्लो मतलब क्या, पानी जो अंदर आ रहा है, जो भी सीवेज का पानी अंदर आ रहा है उसकी वेलोसिटी को आपको कम ही करना पड़ेगा दोस्तों। यदि स्पीड में आप टैंक के अंदर पानी डाल रहे हैं तो वो पानी अस्थिर नहीं रह पाएगा, वो तो मूवेबल है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। जब तक पानी कांस्टेंट नहीं होगा, अस्थिर नहीं होगा, तब तक वो सेडिमेंटेड सही से नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल भी मोशन में रहेगा। उसको छोड़ दीजिएगा, मतलब उसकी वेलोसिटी को आपको कम करना पड़ेगा। सेकंड है विस्कोसिटी, एफिशिएंसी इंक्रीजेज इफ विस्कोसिटी रिड्यूसेस। एफिशिएंसी तभी बढ़ सकता है जब विस्कोसिटी कम से कम हो। विस्कोसिटी का मतलब होता है चिपचिपापन। एक पानी देखते होंगे, एक मौत देखते होंगे, हनी देखते होंगे दोस्तों, दोनों को मान लीजिए ग्लास के अंदर है और दोनों को नीचे गिराइए तो आसानी से कौन गिर पाएगा, आसानी से पानी गिर पाएगा दोस्तों, और जो है आपका हनी है वो जब उतना जल्दी नहीं गिर पाएगा। अगर टाइम नोट करें तो देखिएगा कि पानी तो 0.1 सेकेंड के अंदर ही गिर जाएगा, और इसको गिरने में थोड़ा नीचे टाइम लगता है, क्योंकि हनी में क्या होता है, विस्कोसिटी ज़्यादा होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को कस के पकड़े रहता है, इसको जाने नहीं देता है, छोड़ता नहीं है। तो यही चीज़ होगा, अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगा वाटर के अंदर या जो भी डस्ट पार्टिकल उसके अंदर डिजॉल्व है, अगर उसके अंदर विस्कोसिटी ज़्यादा है तो वो दूसरे को छोड़ेगा नहीं, तो सही से सेडिमेंटेट नहीं हो पाएगा नीचे। तो सेडिमेंटेशन विस्कोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी ध्यान रखें। थर्ड है साइज ऑफ पार्टिकल, एफिशिएंसी इंक्रीजेज इफ द साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज। एफिशिएंसी तभी बढ़ सकता है जब पार्टिकल का साइज थोड़ा बहुत ज़्यादा हो। अगर बहुत छोटा है, अगर वाटर के इंटर मॉलिकुलर स्पेस में वो बैठ गया है, इंटर मॉलिकुलर स्पेस के अंदर चला गया, तब तो थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको सेडिमेंटेशन से भी आप बाहर नहीं कर सकते हैं। थोड़ा बहुत उसका पार्टिकल का साइज थोड़ा बहुत बड़ा होना चाहिए, ताकि बस वो फिल्टर पेपर से तो जरूर पास कर जाए, लेकिन पानी जब कांस्टेंट हो, अस्थिर हो, उसको रोक दिया जाए 3-4 घंटा के लिए तो वो नीचे बैठ जाए। तो साइज ऑफ पार्टिकल पे भी डिपेंड करता है। तो ये तीन पैरामीटर पर डिपेंड करता है, ध्यान रखें सेडिमेंटेशन का एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कोगुलेंट इज वाइडली यूज फॉर सीवेज ट्रीटमेंट। कह रहा है सीवेज ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सा कोगुलेंट के बारे में केमिस्ट्री स्टूडेंट तो जरूर जानते ही होंगे दोस्तों, कोगुलेंट, ठीक। उसके लिए हम कह रहे हैं सीवेज ट्रीटमेंट के लिए, सीवेज मतलब क्या, गंदा पानी को ट्रीट करने के लिए हम कौन सा कोगुलेंट यूज़ करते हैं, तो लाइम। कौन सा यूज़ करते हैं, लाइम। सॉरी दोस्तों, इसको हम फेरिक क्लोराइड यूज़ करते हैं। कौन सा कोगुलेंट है, तो फेरिक क्लोराइड। सीवेज ट्रीटमेंट के लिए कौन सा कोगुलेंट यूज़ करते हैं, फेरिक क्लोराइड, ध्यान रखेंगे फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड, इस कोगुलेंट को हम यूज़ करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट के लिए। थोड़ा इसका कंसेप्ट देख लेते हैं कोगुलेशन का। देखिए कोगुलेशन इज ए प्रोसेस यूज टू न्यूट्रलाइज चार्जेज। कोगुलेशन एक तरीका है, प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी सीवेज के अंदर चार्ज है, चार्ज मतलब आयन वगैरह होगा, आयन के ऊपर चार्ज होता है दोस्तों, कैटायन भी हो सकता है, कोई एनायन भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोगुलेशन मतलब मदद करता है।
and form gelatinous mass to trap breezes particles, thus forming a mass large enough to settle or be trapped in the filter। और कोगुलेशन ये इसमें तो चार्ज को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। दूसरा क्या करता है कि जेलेटिनियस मास, जेलेटिनियस मतलब क्या, चिपचिपा पदार्थ, चिपचिपा जिसे बना देता है और अपने साथ कई सारे पार्टिकल को, मान लीजिए कोई गंदगी पार्टिकल है बहुत छोटा है, अकेला है तो ग्रेविटी भी उसको खींच नहीं पाती है, ग्रेविटी भी उसको नीचे खींच नहीं पाती है, ठीक। लेकिन यही अगर जेलेटिनियस मास कोई ऐसा हो उसके अंदर, कोई ऐसा हम उसके अंदर केमिकल मिला दे, कोगुलेंट मिला दे जो उसको चिपका ले, अपने में चिपका ले और थोड़ा हैवी कर दे, अपने में चिपका ले और उसका मास को हैवी कर दे, वजन को भारी कर दे दोस्तों। जब ये भारी होगा तो ग्रेविटी तो लगना ही लगना है, भारी चीज़ पर ग्रेविटी आसानी से लग जाती है तो वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक। टू सेटल, इनफ टू सेटल बी और ट्रैप्ड इन द फिल्टर, और फिल्टर में भी वो ट्रैप हो सकता है, उसको पकड़ा जा सकता है। कोगुलेशन डी स्टेबलाइज द चार्ज ऑफ द पार्टिकल, डी स्टेबलाइज का मतलब वही, अगर कोई चार्ज है तो उसको न्यूट्रलाइज करता है कोगुलेशन। कोगुलेंट विथ चार्जेस अपोजिट टू दोज ऑफ द सस्पेंडेड सॉलिड आर एडेड टू द वाटर टू न्यूट्रलाइज द नेगेटिव चार्ज ऑन द डिस्पर्स्ड नॉन सेटेबल सॉलिड सच एज क्ले एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। कोगुलेशन बताए थे, कोगुलेशन में क्या होता है कि चार्ज को डी स्टेबलाइज मतलब न्यूट्रलाइज किया जाता है। कैसे? तो वाटर के अंदर जो भी चार्ज है, वाटर के अंदर या सीवेज के अंदर जो भी चार्ज है दोस्तों, उसके अपोजिट चार्ज दिया जाता है। अपोजिट के अंदर ही तो अट्रैक्शन होता है, लाइक में तो रिपेल होता है, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट इच अदर, ठीक। तो जैसे अपोजिट चार्ज आता है दोनों आपस में न्यूट्रल हो जाता है और वह न्यूट्रलाइज हो जाता है, ध्यान रखेंगे। कोगुलेंट यूज फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सा कोगुलेंट यूज होता है? तो फेरिक क्लोराइड, अपने वहाँ पीछे जो ऑप्शन देखे थे दोस्तों फेरिक क्लोराइड था, तो वो तो आंसर होगा ही। इसके अलावा ऑप्शन के हिसाब से देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए फेरिक क्लोराइड नहीं हो और इन सब में से कोई हो तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड, फेरिक और फेरस सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट, एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट, इन सभी का भी यूज़ कर सकते हैं कोगुलेंट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस ऑफ सॉफ्टनिंग वाटर में रिक्वायर रिकार्बोनेशन, मतलब वाटर सॉफ्टनिंग का कौन सा प्रोसेस में हमको रिकार्बोनेशन का यूज़ करना पड़ सकता है? तो लाइम सोडा प्रोसेस। किस प्रोसेस में दोस्तों? लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर जो है लाइम सोडा प्रोसेस वाटर सॉफ्ट करने का। हम अभी हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर से रिलेटेड आज क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपने आप में ये बड़ा पॉइंट है। पानी को जब घरों में सप्लाई किया जाता है, ये किसका काम है दोस्तों? वही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से ही पानी को अच्छे से साफ करके फिर उसको पानी को क्या करना है, तो साफ मतलब जो है उसको पहुंचाना भी है। नगर निगम का ही काम होता है कि घर घर पानी पहुंचाना बड़े बड़े शहरों में, तो उसका ये दायित्व है कि वो जो पानी भेज रहा है, पानी जो सप्लाई कर रहा है, वो क्या होना चाहिए? सॉफ्ट वाटर होना चाहिए, हार्ड वाटर नहीं होना चाहिए। अगर हार्ड वाटर है तो किस तरीके से क्या क्या अपना के उसको सॉफ्ट कर सकता है, तो ये तरीका तो मतलब ऑफिसर को पता होना चाहिए जो भी वहाँ जाएगा, इसलिए उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो वाटर सॉफ्ट करने का अगर कोई रिकार्बोनेशन है उसके अंदर, तो लाइम सोडा प्रोसेस से आप उसको रिकार्बोनेशन कर सकते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। देखते हैं लाइम सोडा प्रोसेस क्या होता है। इट रेड्यूसेज द कोरोजन ऑफ पाइप्स ड्यू टू इंक्रीज एल्कनिटी। तो लाइम सोडा प्रोसेस सबसे पहले आपको क्या करेगा कि जिस पाइप के थ्रू वाटर जा रहा है दोस्तों, जिस पाइप के थ्रू वाटर जा रहा है, पानी जा रहा है, और पानी से तो जंग तो लगता है, पानी जंग लगाने का तो सबसे बड़का कारक है, आप जानते हैं रस्ट। कहीं भी रस्ट लग रहा है, कोरोजन लग रहा है, तो पानी तो है ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी होना चाहिए। तो पानी के अंदर भी तो ऑक्सीजन डिजोल्व होता है, डिजोल्व ऑक्सीजन जिसको हम लोग बोलते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है, पानी है, तो पाइप हो सकता है कि रस्ट कर जाए, मतलब कोरोजन हो जाए, उसमें जंग लग जाए। लेकिन आपका लाइम सोडा प्रोसेस के टेक्निक से यदि करते हैं तो वो आपको रस्ट से मतलब कोरोजन से बचाता है। इट ऑल्सो हेल्प इन किलिंग बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ हाई कॉस्टिसिटी। ये बैक्टीरिया को भी मारने में मदद करता है लाइम सोडा प्रोसेस, ये ध्यान रखेंगे। इट ऑल्सो हेल्प इन रिमूविंग स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ आयरन एंड मैग्नीज बट प्रोसेस प्रोसीड्यूर हाई क्वांटिटी ऑफ स्लज। ये आपको आयरन और मैग्नीज स्मॉल क्वांटिटी मतलब छोटे मात्रा में आयरन और मैग्नीज को भी रिमूव करने का इसमें है, मतलब क्वालिटी है, हेल्प करता है। लेकिन ये बहुत बड़ी मात्रा में स्लज का निर्माण कर देता है, गाद का बहुत बड़ी मात्रा में निर्माण करता है। तो ये 3 पॉइंट हम ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है लाइम सोडा प्रोसेस से रिलेटेड। और सब जो है दोस्तों बताए थे ये कि कहाँ से है, किसका सिलेबस है, तो एस के गर्ग का किताब का इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के बुक से है, तो ये उन सब के लिए है, उतना हमें ध्यान नहीं रखना है। ये तो आप सभी बता सकते हैं, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर प्यूरिफिकेशन में कौन सा आप मतलब आप चारों ऑप्शन में से यूज़ कर सकते हैं। आराम से चारों ऑप्शन को पढ़िए दोस्तों, सारा क्वेश्चन भारी नहीं होता है, बहुत सारा मतलब जो क्वेश्चन होगा जो आप अपने डे टू डे लाइफ में भी ऑब्जर्व करते होंगे। वाटर से संबंधित, सॉलिड से संबंधित, चाहे वेस्ट हो या कोई और हो चीज़ दोस्तों,
सभी चीज़ को पढ़ना जरूरी नहीं होता है, कुछ अब आप अनुभव से भी बता सकते हैं। देखिए वाटर को प्यूरीफाई करना है, कौन सा टेक्निक यूज़ कर सकते हैं आप? टर्गर प्रेशर, ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, साइटोलिसिस। 5 सेकंड का टाइम देते हैं थोड़ा दोस्तों, आप सोच लीजिए इसका मतलब आंसर हम जल्दी नहीं बताएंगे। 5 सेकंड टाइम ले लीजिए। 5 4 3 2 1। देखिए वाटर को प्यूरीफाई करना है, चारों ऑप्शन को आप अच्छे से देख लिए दोस्तों। आरओ से तो पानी पीते होंगे आप लोग, आरओ बहुत सारे बच्चों हैं जो आरओ से पानी पीते हैं। अगर मान लीजिए कहीं लॉज में रह रहे हैं या घर पे भी रहते हैं, तो सभी लोग अगर शहर में रह रहा है तो आरओ तो लगाता ही नहीं, गांव वाला आरओ नहीं लगाता है। वहाँ तो एकदम प्रकृति ने ही उसको इतना सुंदर पानी दिया है कि उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। सब चीज़ को मेंटेन करके रखते हैं, इसलिए बाहर में बहुत सारा गंदगी है तो उनको लगाना पड़ता है। आरओ का नाम सुने होंगे दोस्तों, चाहे हेमा मालिनी का आरओ हो या माधुरी दीक्षित का आरओ हो। वो आरओ किस टेक्निक, आरओ क्या काम करता है? वाटर को प्यूरीफाई करने का जो काम करता है कि जो सप्लाई वाटर आ रहा है उसके अंदर थोड़ा भी हार्डनेस है, थोड़ा भी मिनरल्स वगैरह है, कुछ मतलब ऐसा मिनरल जो हमारे काम का नहीं है, ठीक, हमारे लिए अनहेल्दी है, हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालेगा, तो उसके लिए हम आरओ का यूज़ करते हैं। आरओ क्या करता है? बिल्कुल डीमिनरलाइज पूरी तरह मिनरल खत्म कर देता है। ये उसका एक ड्रॉबैक है आरओ का। आरओ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि उसमें जो एसेंशियल मिनरल होना चाहिए वाटर का, उसको भी वो खत्म कर देता है। तो आरओ का वाटर थोड़ा बहुत उतना अच्छा पानी नहीं है, माना नहीं जाता है अभी तक, लेकिन फिर भी लोग यूज़ करते हैं। नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है ताकि हाँ एसेंशियल जो मिनरल्स है वो आपको ऐड कर देगा, लेकिन नॉन एसेंशियल जो वाटर का हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको वो रिमूव करेगा। आरओ इस प्रकार का आरओ डेवलप होता है। तो आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? रिवर्स ऑस्मोसिस। ध्यान रखिएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर को प्यूरीफाई करने का एक टेक्निक है, एक मेथड है। ओके, ध्यान रहेगा दोस्तों। आसान क्वेश्चन था रिवर्स ऑस्मोसिस। ये भी क्वेश्चन आसान क्वेश्चन लेकिन पूछा जा सकता है कहीं ना एग्जाम में दोस्तों। इजी, मीडियम और हार्ड तीनों लेवल का क्वेश्चन आता है। तो यदि इजी मीडियम पे भी आप अच्छे से पकड़ बना लिए हैं तो एग्जाम आपके गिरफ्त में होगा, आप एग्जाम को अच्छे से निकाल सकते हैं। और पेपर 2 निकला तो आप तो बल्ले बल्ले हो गए, ज्वाइनिंग लेटर ऐसे ही आ जाएगा, ना ही इंटरव्यू है ना ही मेंस है। तो थोड़ा बहुत इसमें मेहनत कर लीजिए, कहीं आपका किस्मत का चांदी चमक जाए तो फिर उसके बाद तो फिर होना ही होना है। ऐसा है ना ही बजेगा तो क्या क्या बजेगा आप ही जानते होंगे। द करेक्ट आंसर इज रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस सही आंसर है। रिवर्स ऑस्मोसिस देखते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस ए टेक्नोलॉजी दैट इज यूज टू रिमूव ए लार्ज मेजॉरिटी ऑफ कंटामिनेंट फ्रॉम वाटर बाय पुशिंग द वाटर अंडर प्रेशर थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखिए वही होता है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है? मेम्ब्रेन मतलब क्या है? एक समझिए फिल्टर पेपर के जैसे है, पानी को इसके थ्रू पास किया जाता है। और ये फिल्टर पेपर बहुत मजबूत फिल्टर पेपर होता है, मतलब स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल्स को, स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल्स भी अगर इसके थ्रू पास करेगा उसको पास नहीं होने देगा। सिर्फ ये क्या करता है? पानी को पास करने देता है। सेमी का मतलब ये होता है आधा, पानी को पास करने देगा, लेकिन कोई पार्टिकल वगैरह उसके अंदर कोई आयंस वगैरह भी है डिजॉल्व है तो उसको वो पास करने नहीं देगा। ठीक, यही है टेक्निक रिवर्स ऑस्मोसिस, ध्यान रखेंगे। इट इज प्रोसेस वेयर यू डीमिनरलाइज और डी आयोनाइज वाटर बाय पुशिंग इट अंडर प्रेशर थ्रू ए सेमी परमेबल रिवर्स। वही चीज़ दिया हुआ है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मतलब डीमिनरलाइज उसके अंदर कोई हार्ड वाटर से रिलेटेड जैसे कैल्शियम मैग्नीज से रिलेटेड अगर कोई आयन है तो उसको डीमिनरलाइज कर देता है, आयन को ख़त्म कर देता है और आयनाइजेशन को उसको ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन क्लोरीन। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का आप जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर जो टॉपिक है उसी से टॉपिक को देख देख के हम एक एक टॉपिक को ऑब्जर्व करके तब उसका हम मतलब आपसे क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी मेरे चैनल पे आपको मिलावटी कुछ नहीं मिल सकता है, जो है एकदम क्या कहते हैं उसको, हाइजीन है, हाइजीनिक है दोस्तों। मिलावटी यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। मसाला वगैरह हम ज़्यादा अपलोड नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास खुद ही टाइम नहीं है। कोशिश करते हैं कि आपका ही भला हो जाए। तो बस आपके सिलेबस से ही बस एक ही गुजारिश है आपसे कि दोस्तों सिलेबस को आप प्रिंट आउट निकलवा लें, सिलेबस को प्रिंट आउट निकलवा लें। बहुत कम खर्चे में 2 से 3 रुपये में हो जाएगा। और अपने आसपास रखें, डेली कम से कम सिलेबस को देखें, डेली सिलेबस को देखें। पेपर 2 का सिलेबस देखिएगा आप, अपने आप वास्ट सिलेबस है दोस्तों, वास्ट सिलेबस है। लेकिन कंटिन्यू यदि आप 7 दिन देख लेते हैं, कंटिन्यू 7 दिन देख लेते हैं दोस्तों, तो आप देखिएगा। और हम जो बताए हुए हैं उसमें आप टिक मारते जाइए कि आप क्या क्या पढ़ लिए, क्या किस किस चीज़ पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया, डिस्कशन कर लिया है, किससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन कर लिया है। फिर आप देखिए कि आपका दिन प्रतिदिन उस सिलेबस को मतलब निकालते जाइए, एक अलग से नोटबुक में लिखते जाइए कि ये चीज़ हम पढ़ लिए हैं। आपका सिलेबस कुछ दिनों के बाद 1 महीना के अंदर देखा बहुत छोटा हो जाएगा। 1 से 1.5 महीना में तो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों आपका पेपर 2 का।
तो ये आप पे है कि आप उसको किस प्रकार से लेते हैं, किस प्रकार से मेहनत करते हैं। हम तो कहेंगे नोट्स भी बनाना शुरू कीजिए, पीडीएफ का झमेला आप छोड़िए। जो भी क्वेश्चन हम दोस्तों यहाँ बताते हैं आप आराम से उसको पॉज कर करके खुद से लिखिए क्वेश्चन को कॉपी में, चारों ऑप्शन के लिखिए और आंसर जो हम बता रहे हैं वो आंसर एकदम करेक्ट आंसर है, उस आंसर को भी लिखिए और 1 से 2 बार क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए। अपने को क्या करना है, पीएचडी नहीं करना है, बस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, हल्का फल्का उसके बारे में जान लिए हैं, मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हेन क्लोरीन इज डिजॉल्व्ड इन वाटर इट रिएक्ट टू फॉर्म हाइपोक्लोरस एसिड एंड हाइपोक्लोराइट आयन एट pH लेस देन 5 क्लोरीन एग्जिस्ट इन वाटर एज। देखिए जब कह रहा है क्लोरीन को वाटर के साथ ऐड किया जाता है, वाटर मतलब आपका H2O, इसके साथ क्लोरीन एलिमेंटल फॉर्म में होता है हमेशा, Cl2 के फॉर्म में डायटोमिक फॉर्म में होता है। ठीक, जब H2O को Cl2 के साथ ऐड किया जाता है तो ये तो या तो हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है या हाइपोक्लोराइट। हाइपोक्लोरस मतलब HOCl बनाता है, ये हाइपोक्लोरस हो गया। एक होता है हाइपोक्लोराइट HOCl2, तो ये दोनों आयन बनाता है। आगे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एट pH लेस देन 5, 5 से कम pH, 5 से pH कम मतलब एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोस्तों, तो एसिडिक मीडियम। pH 5 से कम मतलब एसिडिक, 7 से कम पर ही एसिडिक होने लगता है। तो कह रहा है pH 5 से कम है, क्लोरीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वाटर के अंदर, एलिमेंटल और मोलिकुलर क्लोरीन के फॉर्म में, रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड के फॉर्म मतलब HOCl के फॉर्म में, या हाइपोक्लोराइट HOCl के फॉर्म में, या फोर्थ है रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ बोथ, HOCl भी रहता है और HOCl2 दोनों के फॉर्म में रहता है, हाइपोक्लोरस और हाइपोक्लोराइट, चारों में से आपको बताना है। देखिए pH 5 से कम होना तो क्लोरीन एलिमेंटल और मोलिकुलर फॉर्म में रहता है, ध्यान रखेंगे एलिमेंटल और मोलिकुलर फॉर्म में, बस इसको ऐसे ही ध्यान रखें। देखिए दोस्तों Cl2 को वाटर के साथ ऐड किया है pH लेस देन 5 में, मतलब एसिडिक मीडियम में, तो HOCl बनता है और HCl बनता है। फिर HCl pH लेस देन 8 है और ग्रेटर देन 7 है, यहाँ भी क्या करता है तो OCl माइनस और H प्लस बनता है। एट pH लेस देन 5, pH 5 से कम हो, क्लोरीन डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। 5 से कम पे pH मतलब अगर pH 5 से कम हो एसिडिक मीडियम में, क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, एंड रिमेन्स इन एलिमेंटल और मोलिकुलर क्लोरीन फॉर्म, और क्या करता है तो एलिमेंटल फॉर्म में मतलब क्लोरीन या मोलिकुलर फॉर्म में, अपना क्लोरीन Cl के फॉर्म में रहेगा, या मोलिकुलर फॉर्म मतलब Cl2 के रूप में रहेगा, या तो Cl के फॉर्म में रहेगा जिसको करते हैं अपना क्लोरीन अपना एलिमेंट के रूप में रहेगा, या मोलिकुलर फॉर्म Cl2 के फॉर्म में रहेगा। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन है कि pH 5 से कम पर मतलब एसिडिक मीडियम में क्लोरीन जो है वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, वो एलिमेंटल या मोलिकुलर फॉर्म में रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्टिव साइज ऑफ द सैंड पार्टिकल यूज्ड इन द टॉप लेयर ऑफ स्लो सैंड फिल्टर इज इन द रेंज ऑफ। द इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड पार्टिकल्स का इफेक्टिव साइज क्या होना चाहिए जिसको हम यूज़ करते हैं स्लो सैंड फिल्टर में। स्लो सैंड फिल्टर के अंदर ये भी टेक्निक है स्लो सैंड फिल्टर, वो भी आप वेस्ट मैनेजमेंट देखेंगे दोस्तों, उसी के अंदर है, टॉपिक है उसी में है, ये बताया गया है। उसका साइज़ कितना होना चाहिए, सैंड पार्टिकल का साइज़ कितना होना चाहिए तो 0.22 to 0.3 मिलीमीटर। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, 0.22 to 0.3 मिलीमीटर के आसपास उसका साइज मतलब साइज होना चाहिए सैंड पार्टिकल्स का। थोड़ा इसको देख लेते हैं, स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर, हल्का फल्का थोड़ा हम डिस्कशन कर देते हैं। स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर। देखिए स्लो सैंड फिल्टर के अंदर क्या होता है, लो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, यहाँ जो फिल्ट्रेशन का रेट है, छानने का रेट है, बहुत कम होता है। और रैपिड में स्लो का मतलब होता है ये धीरे, रैपिड का मतलब होता है स्पीड, तो स्लो के अंदर स्लो लो और रैपिड के अंदर हाई रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, ध्यान रखेंगे। स्लो के अंदर क्या होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, ध्यान रखेंगे, लार्जर सरफेस एरिया। रैपिड के अंदर स्मॉलर सरफेस एरिया। इसका लार्जर टोटल डेप्थ जो है स्लो सैंड फिल्टर का ज़्यादा होता है, इसका स्मॉल होता है। इसमें प्री ट्रीटमेंट नॉट रिक्वायर्ड, प्री ट्रीटमेंट मतलब पहले से उसको आपको ट्रीट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो है रैपिड सैंड फिल्टर में आपको प्री ट्रीटमेंट कंपलसरी है, मतलब करना ही करना है। पोस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शनल, पोस्ट ट्रीटमेंट कंपलसरी। इसके अंदर पोस्ट ट्रीटमेंट मतलब स्लो सैंड फिल्टर के अंदर पोस्ट ट्रीटमेंट आपका ऑप्शनल है, कर भी सकते हैं नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर प्री ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट दोनों एसेंशियल है, कंपलसरी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, रैपिड सैंड फिल्टर के अंदर प्री ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट दोनों कंपलसरी है, तो इतना आप ध्यान रख सकते हैं, मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट विल हैपन व्हेन द एलम इज मिक्सड विथ वाटर एज ए कोगुलेंट। देखिए जब एलम मतलब फिटकरी को वाटर में कोगुलेंट के रूप में ऐड किया जाता है तो क्या होता है।
जब फिटकरी को वाटर में कोगुलेंट के रूप में ऐड किया जाता है तो क्या करता है, तो ये क्या करता है, डिक्रीज पीएच वैल्यू ऑफ वाटर। वाटर का जो पीएच वैल्यू है मतलब उसको एसिडिक मीडियम बना देता है। वाटर का जो पीएच है उसको कम कर देता है। वाटर का तो अगर न्यूट्रल वाटर है दोस्तों, उदासीन जल जिसको कहते हैं, उसका पीएच कितना होता है, पीएच 7 होता है। जो न्यूट्रल वाटर है उसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। ठीक, पीएच वैल्यू होता है 7। बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है साइंस में, आसान क्वेश्चन है लेकिन पूछता है, आसान ही क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, अधिकतर टाइम आसान ही क्वेश्चन पूछता है। कुछ क्वेश्चन मात्र 3 से 4 क्वेश्चन रहता है जो हार्ड रहता है, वो मतलब रैंक डिसाइड करने के लिए होता है। पास करने के लिए तो आपको इजी मीडियम रहता है, आप आराम से अगर पढ़ रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं ना, तो आराम से आप पास कर सकते हैं। मतलब रैंक निकल जाएगा, पूरे जॉब भी लग सकता है। लेकिन रैंक नहीं होता है कोई फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, उसके लिए है कि थोड़ा हार्ड पे भी वो काम करता है, तो उसके लिए है। क्वेश्चन अक्सर किसी भी एग्जाम में आसान क्वेश्चन ही पूछा जाता है ताकि उसका सिलेक्शन हो जाए, अच्छे से सिलेक्शन हो जाए। उसके लिए इजी और मीडियम कर लेगा ना तो अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा। और इजी मीडियम कोई भी बच्चा कर सकता है, कोई भी बच्चा इजी मीडियम खुद से भी पढ़ के कर सकता है, बस कंटिन्यूटी होना चाहिए। कंटिन्यूटी बहुत बड़ा फैक्टर है, चाहे कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, कंटिन्यूटी नहीं है तो दोस्तों थोड़ा इम्पॉसिबल है। आपका जब भी होगा, चाहे इस साल हो, अगले साल हो, उससे अगले साल हो, मतलब लगातार आपको पढ़ना ही पड़ेगा तभी होगा। अगर इसी साल आप लगातार डेली पढ़ते हैं तो इसी साल हो जाएगा। इस साल यदि आप थोड़ा मौज मस्ती में लगा दिए, अगले साल लगातार पढ़ते तो अगले साल हो जाएगा, लेकिन कंटिन्यू तो करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है। तो जब हम एलम को वाटर में ऐड करते हैं तो पीएच वैल्यू को कम कर देता है। कितना, 7 से कम कर देगा, आपका एसिडिक मीडियम थोड़ा बहुत बन जाता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द केस ऑफ स्लो सैंड फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर बार बार आ रहा है सिलेबस में है, इसलिए स्लो सैंड फिल्टर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो दे आर रिलेटिवली सिंपल टू ऑपरेट। जो स्लो सैंड फिल्टर होता है दोस्तों, ये आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है, मतलब कोई भी आदमी इसको ऑपरेट कर सकता है। इसके लिए मतलब विशेष स्किल्ड कोई मतलब दक्षता की आवश्यकता नहीं है, पहले से कोई इंटर्नशिप वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है, आसानी से कोई भी इसको ऑपरेट कर सकता है। स्लो सैंड फिल्टर को कोई भी आसानी से ऑपरेट कर सकता है। ओके, ठीक है दोस्तों, अभी इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। मेरे पास तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, डिस्कस करेंगे हम, और सारा क्वेश्चन जो भी बचा है वो सबको हम डिस्कस कर देंगे। स्लो सैंड फिल्टर तक अभी तक किए, प्लीज़ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहे हमारे साथ। आपके लिए हम इम्पोर्टेंट कहें ना, हम हमारे चैनल पर आपको मिलावटी चीज़ नहीं मिलेगा, ये कर लो वो कर लो, यहाँ देखो वहाँ देखो, हम फालतू का बात नहीं करते दोस्तों, क्योंकि हम बताएं मेरे पास भी समय नहीं है अपना समय निकाल के, क्योंकि एक तो इतना देर वीडियो बनाने में लगता है, अपलोड करने में लगता है। आप बताइए ये जो सारा चीज़ कंटेंट है, क्या हम पहले इसको पढ़ रहे थे? जी नहीं, पहले नहीं पढ़ रहे थे, वो तो मेरा पढ़ा हुआ है, हमको है इन सब का अनुभव, इसलिए हम आपको अच्छे से थोड़ा डिस्कस कर पाते हैं। तो थोड़ा उसमें भी तो समय लगता है, 2 से 3 घंटा इसमें हमको लग जाता है, तो हमारा काम तो कहीं ना कहीं तो पीछे छूटता होगा दोस्तों। तो इसलिए हम फालतू चीज़ मतलब एडिट फेडिट के चक्कर में नहीं रहते हैं, और ये नहीं सोचते हैं कि हम ये कर लेते हमारा व्यूज़ बढ़ जाएगा, ये सब हमारा मानसिकता नहीं रहता है। आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमने एक प्रॉमिस जो किया था कि डेली हमारा एक वीडियो आएगा, डेली वीडियो आएगा लगभग 3 से 4 बजे के आसपास, तो बस उसी को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं दोस्तों। बस 1 से 1.5 घंटा ये यूट्यूब हमको काम करने में थोड़ा मज़ा आता है, इसलिए करना चाहते हैं हम। तो हम बस हमारा ये जर्नी लगातार चलता रहेगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। पेपर 1 पेपर 2 से रिलेटेड हम कंटेंट अपलोड करते रहेंगे, करंट अफेयर्स हो या देखिए जनरल स्टडीज़ में अभी तक तो यही मानना था कि पूरा चीज़ आता है, सब चीज़ कवर करता है, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सब चीज़ को कवर करता है, साइंस हो, सबको कवर करता है। लेकिन इस बार जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, देखिए सिलेबस हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। सामान्य अध्ययन के पत्र में समसामयिक घटनाओं तथा समसामयिक घटना मतलब करंट अफेयर्स तो है ही, तथा दैनिक प्रक्षेपण से संबंधित विषयों, जो मतलब डेली लाइफ टॉपिक रिलेटेड है, करंट इवेंट्स एंड टॉपिक्स रिलेटेड टू डेली ऑब्जर्वेशन, जो डेली ऑब्जर्वेशन से टॉपिक रिलेटेड है, एंड एक्सपीरियंसेस एंड देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट, मतलब डेली ऑब्जर्वेशन से जो भी टॉपिक रिलेटेड है। तो जब ये चीज़ लिख दिया है दोस्तों डेली ऑब्जर्वेशन से, तो समझिए कि सब चीज़ है। जो मेरा मानना है हम तो सबको लेके चलते हैं, सभी का प्रैक्टिस करवाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल पर बने रहे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। बहुत सारे बच्चों देख लेते हैं, बस छोड़ देते हैं, देख लेते हैं, ना काम हो गया छोड़ दिए। PDF दोस्तों हम धीरे धीरे जो भी बच्चे जुड़े रहेंगे सबको हम PDF, लेकिन समय लगेगा, आप लोग बता देंगे, PDF का हम देंगे,
लेकिन आप कम से कम अभी से अपना तैयारी कर रहे हैं, डेली कुछ न कुछ कीजिए। सभी चीज़ को आप अपने मतलब नोट्स बनाते रहिए। जितना हम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं सबको अपने मतलब नोट्स में लिखते जाइए, सभी का आंसर लिखते जाइए। और थोड़ा बहुत डेली 1 से 2 बार अगर पढ़ लेते, 1 से 2 घंटा भी पढ़ लेते ना, तो आपका तैयारी अच्छे से होते जाएगा। कहीं मतलब चमत्कार का जुगाड़ में नहीं रहे हैं कि किताब आएगा कहीं मार्केट में तब हम जाके स्टार्ट करेंगे, तब तक पता चलेगा कि बहुत देर हो चुका है। तब तक जो मिल रहा है उसको संभालना मतलब एडजस्ट करना, लेना शुरू कर दीजिए दोस्तों। कहते हैं ना कि जो है वही पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो बस थोड़ा खुद को सेटिस्फाई कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, धन्यवाद।